नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू हरियाणा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कुरुक्षेत्र और द्रोण सीरीज चल रही है आपके एचपीएससी एचसीएस 2025-26 को ध्यान में रखते हुए, जिसके अंतर्गत हम कुरुक्षेत्र सीरीज में प्रीलिम्स की आपकी तैयारी करा रहे हैं। हमारी पूरी टीम टॉपिक वाइज एमसीक्यू के माध्यम से लाइव सेशन के थ्रू आपसे जुड़ रही है और एमसीक्यू के जरिए पूरे टॉपिक को रिकॉल कराया जा रहा है, रिवाइज कराया जा रहा है। इतना अच्छा खासा डिस्कशन वहां पर हो रहा है। इसके अलावा द्रोण सीरीज में हमारी टीम अपने रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से आप तक मेंस का कंटेंट पहुंचा रही है। इस कुरुक्षेत्र और द्रोण सीरीज में मैं सुनील श्रोती आपके हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट को आगे लेके चल रहा हूं, जैसा कि आप जानते हैं। और द्रोण सीरीज में ये मेरा तीसरे नंबर का लेक्चर है, जिसमें मैं बात करने वाला हूं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो उग्रवाद है या जो उग्रवादी विचारधारा थी कांग्रेस की, या जो मिलिटेंट या जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, उनकी क्या भूमिका थी। और यहां पर भूमिकाओं के संदर्भ में हम हर तरह के बिंदुओं को कवर करेंगे। हम देखेंगे कि उग्रवाद या मिलिटेंट ग्रुप था क्या, ये आया क्यों, इसकी कार्य पद्धति क्या थी, इसकी विचारधारा, इसकी आइडियोलॉजी क्या थी, इसने क्या क्या अचीव किया और इसकी क्या कमियां थी, इसकी क्या लिमिटेशन थी। इन सारे बिंदुओं पे बात करेंगे। मतलब ऐसा कोई भी एस्पेक्ट नहीं छोड़ूंगा मैं जहां से क्वेश्चन आ सकता है और आपको दिक्कत पैदा कर सकता है। मैं सारे सेक्शन कवर करूंगा दोस्तों। मतलब कुछ भी अजाय आपसे बनेगा, मेरा वादा है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। जैसा मैंने कहा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवाद मींस मिलिटेंट या एक्सट्रीमिस्ट, कुछ भी कह लीजिए, गरम दल भी कहते हैं उसको, गरमपंथी, चरमपंथी, ये सब भी कहते हैं। उनकी क्या भूमिका थी। पर साथियों, आज का लेक्चर मैं शुरू करूं उससे पहले थोड़ा सा पुराने लेक्चर से कनेक्ट करना पड़ेगा। जो मेरा पिछला लेक्चर था उसमें मैंने बताया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवाद की भूमिका। अब उसी उदारवाद को आपको दिमाग में रखना है, उन्हीं मॉडरेट्स को आपको दिमाग में रखना है, उन्हीं लिबरल्स को आपको ध्यान में रखना है। तब जाके आप इन उग्रवाद को, आप इन मिलिटेंट को, आप इन एक्सट्रीमिस्ट को ठीक से समझ सकोगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का सेक्शन। उसके पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि हम कौन कौन से बिंदु देखने वाले, किस तरह से हम पुराने वाले टॉपिक से कनेक्ट रहेंगे और आगे की बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं उग्रवाद, उग्रवादी विचारधारा व राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, अब आप इन्हें मिलिटेंट कहें, एक्सट्रीमिस्ट कहें, एक ही बात है। मिलिटेंट एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, उग्रवाद को ही क्या कहा जाता है, गरम दल। ठीक है, उग्रवाद को ही क्या कहा जाता है, चरमपंथी। मतलब एक्सट्रीमिस्ट भी इन्हीं को कहा जाता है। ये सब क्लियर होना चाहिए। चल दोस्तों, यहां हम कितने बिंदुओं पे बात करने वाले, यहां हमारा पहला टॉपिक होने वाला है, पहला टॉपिक होने वाला है, पहला टॉपिक होने वाला है उदारवादियों, मतलब जो मॉडरेट्स आपने पढ़े थे पिछली क्लास में, के संबंध में विचार। मतलब इनका क्या ओपिनियन था, इनका ओपिनियन, ओपिनियन और मॉडरेट्स, मॉडरेट्स के लिए इनके क्या ओपिनियन थे। दूसरा 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 अपन डिस्कस करेंगे इनका परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन। तीसरा अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों कारण, कॉज। किस चीज का कॉज, राइज ऑफ मिलिटेंट, मतलब इनका उदय क्यों हुआ। चौथे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे इनका उद्देश्य, मतलब वही ऑब्जेक्टिव, पर्पस। पांचवें नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इनकी विचारधारा, आइडियोलॉजी।
6 नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इनकी कार्य पद्धति। 7 नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इनकी सीमाएं, मतलब लिमिटेशंस। और 8 नंबर पर डिस्कस करेंगे इनकी उपलब्धियां, मतलब अचीवमेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बिंदुओं पर मैं आपसे आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं। तो अब आपको खुद लग जाएगा पढ़ने के बाद कि क्या ही बच रहा है जहां से पूछने वाला कुछ पूछेगा, या क्या ही ऐसा है जो हमसे नहीं बनेगा पढ़ने के बाद। देखिएगा, सबसे पहला हम देखते हैं उदारवादियों के संबंध में इनके विचार। सबसे पहले नंबर पे अपन ये देखते हैं, तो पहली हेडिंग, इनका ओपिनियन क्या था, इनका मत क्या था, इनकी राय क्या थी मॉडरेट्स के लिए, वो देखने वाले। उदारवादियों के लिए इनका मत क्या था। तो दोस्तों, जैसा आपने पिछली क्लास में देखा, क्या देखा आपने, पिछली 2 क्लास का मैं थोड़ा सा कनेक्ट करता हूं, पिछली 2 क्लास का, पहली क्लास का और दूसरी क्लास का। तो पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था, उस नेशनल मूवमेंट को नेशनल मूवमेंट बनवाया किसने? कांग्रेस ने। यही कांग्रेस का इंपॉर्टेंस था, यही कांग्रेस का महत्व था कि उसने एक ऐसा राजनीतिक मंच प्रदान किया, एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म प्रदान किया, जहां पर पूरे भारतवर्ष के अलग अलग वर्ग, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग एकीकृत हो गए, इंटीग्रेट हो गए, मिल गए, कनेक्ट हो गए और अपने अपने इंडिविजुअल गोल से ऊपर उठकर नेशनल इंटरेस्ट में, कॉमन कॉज के लिए एफर्ट्स लगाने लगे। उस कॉमन कॉज के लिए जब इन लोगों ने अपने अपने रीजन, आइडियोलॉजी, कास्ट से स्वयं को ऊपर रख के कलेक्टिव एफर्ट लगाया, उसी को हमने राष्ट्रवाद कहा था, उसी को हमने नेशनलिस्ट मूवमेंट कहा था। मतलब नेशनलिस्ट मूवमेंट को नेशनलिस्ट मूवमेंट बनाया था उस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ने जिसे अपन कांग्रेस कहते हैं। ये मैंने आपको बताया। राष्ट्रवादी आंदोलन बनेगा राष्ट्र से, पहले राष्ट्र बनना पड़ेगा हमें। समाज जो है धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति आदि के आधार पर बटा हुआ था। सबसे पहले इस बटे हुए समाज को इन सारी धारणाओं से ऊपर लाने की जरूरत थी, तब जाकर ये लोग कॉमन कॉज, एक समान उद्देश्य के लिए एकजुट होके कलेक्टिवली एफर्ट लगाएंगे। और उस कलेक्टिव एफर्ट को ही हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं, राष्ट्रवादी आंदोलन कहते हैं। तो ये किसने करवाया? कांग्रेस ने। ये मैंने आपको बताया था। पर कांग्रेस में भी अलग अलग विचारधारा एक साथ विद्यमान थी। तो कभी किसी विचारधारा का वर्चस्व था, डोमिनेंस था, कभी किसी विचारधारा का वर्चस्व था। तो 1885 से 1905 तक कांग्रेस के अंदर उदारवादी मानसिकता का वर्चस्व, उनका प्रभुत्व, उनका डोमिनेंस, उनका सुप्रीमेसी ज्यादा थी। पर 1905 तक ऐसी कुछ कंडीशंस क्रिएट हो चुकी थी जिसकी वजह से कांग्रेस के ही अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो उग्रवादी थे, इनका वर्चस्व, इनका डोमिनेंस, इनकी सुप्रीमेसी देखने को मिलने लगी। और इस सेकंड फेज को ही हम कहते हैं उग्रवादी चरण। पर इस उग्रवादी चरण के जो लोग थे, इन्होंने भी अपने तरह से योगदान दिया राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, तो इनके योगदान को तो देखेंगे, पर हमें साथ में यह भी तो देखना पड़ेगा ना कि इनके पहले की जो विचारधारा थी, जिसे अपन उदारवाद कहते हैं, उस विचारधारा के लोगों के प्रति इनका क्या ओपिनियन था, उनको लेके इनके क्या विचार थे। तो साथियों, कल मैंने जाते जाते आपको एक होमवर्क भी दिया था, आपसे कमेंट करने को भी कहा था, जहां मैंने कहा था कि क्या उदारवाद का जो युग है, जो मॉडरेट्स का जो पीरियड है, क्या उसे पॉलिटिकल बेगिंग कहना सही है? एरा ऑफ पॉलिटिकल बेगिंग कहना सही है? राजनीतिक भिक्षावृत्ति का काल कहना सही है? क्योंकि इन लोगों ने उनके टाइम पीरियड को राजनीतिक भिक्षावृत्ति का काल कहा। उग्रवादियों का यह मत था कि उदारवादियों का जो समय है वो भारतीय राजनीति में भिक्षावृत्ति का युग था, जैसे भीख मांगते हैं किसी से। अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल बेगिंग, ये इनका मत था उनके लिए। तो प्रश्न उठता है कि ऐसा इन्होंने क्यों कहा, और दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या आप भी इस बात से सहमत हैं
तो मैं पहले उस पर विचार करने वाला हूं, उस पर डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, यहां पर इन लोगों का ओपिनियन क्या था? इन लोगों ने मॉडरेट्स के पीरियड को क्या कहा? पॉलिटिकल बेगिंग। राजनीतिक भिक्षावृत्ति का काल कहा। और क्यों कहा? कोई तो कारण होगा, कोई तो कॉज होगा, कोई तो रीजन होगा। यूं ही तो कोई कुछ नहीं कह देगा ना। क्या कारण था? क्या कारण? कारण था कि ये लोग ना तो कोई हिंसा कर रहे थे, ना तो कोई रिवॉल्यूशन कर रहे थे, ना तो किसी बड़े स्तर पर उनका विरोध कर रहे थे। प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट, मतलब थोड़ी बहुत हड़ताल, इस सब के माध्यम से अपनी बातें रख रहे थे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बातें रख रहे थे, निवेदन कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे। पर उसके बावजूद भी ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे इनके साथ? ब्रिटिशर्स इन्हें इग्नोर कर रहे थे। तो इनके द्वारा प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ, उसको फॉलो करना और उसके रिस्पॉन्स में ब्रिटिशर्स द्वारा इनको इग्नोर करना, इनका इग्नोरेंस करना, इस सब की वजह से जो मिलिटेंट है उन्होंने इनके टाइम पीरियड को मॉडरेट फेस का, पॉलिटिकल बेगिंग का फेस का, आई एम सॉरी, पॉलिटिकल बेगिंग का फेस का। क्लियर? तो दो बातें, सबसे पहले दो कारण है। नंबर वन, इनका तरीका, इनका तरीका, इनकी कार्य पद्धति, इनका स्टाइल ऑफ वर्किंग, इनकी आइडियोलॉजी, जिसमें लोग क्या कर रहे थे, इनकी स्टाइल ऑफ वर्किंग या इनकी शैली। पहला तो इनकी शैली, जिसमें ये प्रेयर, पिटीशन, और पीसफुल प्रोटेस्ट, प्रार्थना, प्रतिवेदन और शांतिपूर्ण हड़ताल, ये कर रहे थे। प्लस 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 इस पे ब्रिटिश रिस्पॉन्स क्या था? इसी पे, इनके इस सब पे ब्रिटिश रिस्पॉन्स क्या था? ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्या थी? इग्नोरेंस। मतलब उपेक्षा। इस वजह से इस वजह से इस वजह से इसे पीरियड ऑफ पॉलिटिकल बेगिंग कहा गया। कि तुम तो साला हाथ जोड़ रहे हो, तुम तो साला निवेदन कर रहे हो, तुम तो साला प्रतिवेदन दे रहे हो, और बदले में वो क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम किसी भिखारी को करते हैं, हम किसी बेघर को करते हैं, ऐसा वो तुम्हारे साथ कर रहे हैं। तो हम इसे पीरियड ऑफ पॉलिटिकल बेगिंग कहेंगे। ये किसका कहना है? ये मिलिटेंट्स का कहना है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब दूसरा, क्या आप इससे सहमत हैं? डू यू एग्री विद दिस? नो। क्यों? आपका क्या मत है? योर ओपिनियन। यदि कभी आपसे आपका मत पूछा जाए, आपका मत क्या? क्या आप इसे कहोगे? क्या आप बोलोगे हाँ राजनीतिक भिक्षावृत्ति का? आपसे पूछ लें, आपसे एग्जाम में, कि मिलिटेंट तो मॉडरेट्स के पीरियड को पॉलिटिकल बेगिंग का पीरियड कह रहे थे, आप क्या कहोगे? व्हाट इज योर ओपिनियन?
तो क्या बोलोगे? हाँ, भिखारी थे। आपको एक माइंडसेट रखना पड़ेगा कि ना तो आपको उग्रवादियों के खिलाफ कुछ बोलना है, ना उदारवादियों के खिलाफ कुछ बोलना है, ना गांधीवादी विचारधारा के खिलाफ कुछ बोलना है, ना क्रांतिकारियों के खिलाफ कुछ बोलना है। आपको सबका समर्थन ही करना है। ये माइंडसेट पहले से दिमाग में बना के रखो। यदि आप किसी की लिमिटेशन मतलब सीमाएं भी बता रहे हो, तो साथ में फिर यह बताओ कि इनकी कई सारी उपलब्धियां मतलब अचीवमेंट भी थे। यदि आप इनके ऊपर नेगेटिव कमेंट करने लगे तो वो आपको जज करेंगे नेगेटिव उसमें। क्योंकि हम आज 2025 में खड़े होके उस समय के स्ट्रगल करने वालों पे कमेंट करने वाले कोई नहीं होते कि हम पे कमेंट करके इनने ढंग से काम नहीं किया, इनने ये गलती करी, उन्हें गलती जो करी वो उनकी सीमाएं थी, पर साथ में कुछ उपलब्धियां भी तो है, उसको अप्रिशिएट करना है हमें। तो कभी आपसे कुछ पूछे तो किसी के बारे में भी ना, चाहे उदारवाद हो चाहे उग्रवाद हो, वो लोग एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, उनके बीच के टकराव हैं जैसे नॉर्मल किसी के भी बीच होंगे। और सीमाएं सबकी हैं, लिमिटेशन सबकी हैं, गलतियां सबने की हैं, पर सब अल्टीमेटली कर तो देश की भलाई के लिए रहे थे ना, जो भी कर रहे थे। सबके एफर्ट्स तो देश के लिए ही हो रहे थे ना। तो आप और हम होते कौन है उनके बारे में नेगेटिव कमेंट करने वाले? तो हमें अपने ओपिनियन में कभी भी इस नेगेटिव कमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना, कभी भी इसे स्वीकार नहीं करना। और हमें अपने ओपिनियन में क्या कहना है? हमें अपने ओपिनियन में कहना है इट्स नॉट करेक्ट, इट इज नॉट, इट्स नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द मॉडरेट्स। सॉरी, या हमारे हिसाब से इन्हें नहीं कहा जाना चाहिए। और कारण बताओगे? कारण क्या दोगे? सॉरी, इसके पीछे का कारण क्या दोगे? इसके पीछे का कारण आप दोगे इनके जो भी अचीवमेंट रहे हैं वो, इनकी जो भी उपलब्धियां रही हैं वो आप कारण के रूप में बताओ कि यार इतनी सारी उपलब्धियां भी तो थी। अच्छा, फिर आप इनके डिफेंस में ये भी बताओगे। अच्छा, एक एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये जो मॉडरेट्स थे, ये इतने ज्यादा लिबरल थे क्यों? क्या वजह थी, क्या परिस्थिति थी? ये भी क्वेश्चन बनता है। यहीं पर ये क्वेश्चन बनता है कि मॉडरेट्स इतने ज्यादा लिबरल थे क्यों? रीजन, रीजन फॉर, यहीं पर मैं एक और हेडिंग ऐड कर देता हूं, चलो जाओ। कभी आपको नहीं लगता कि हमारे मॉडरेट्स इतने ज्यादा लिबरल हो क्यों रहे थे अंग्रेजों के प्रति? कोई तो वजह रही होगी। तो आप उनके डिफेंस में ये वजह भी बता सकते हो। मैं अगली हेडिंग डाल दे रहा हूं आपके फ्लो चार्ट में, एक हेडिंग और ऐड कर दे रहा हूं, ये लो, ये एक और लो। रीजन, किस चीज का रीजन? मॉडरेट्स लिबरल। मॉडरेट इतने ज्यादा लिबरल क्यों थे? या उदार उदारवादी लोग इतने ज्यादा नरमपंथी, या नरमपंथी वाले लोग इतने ज्यादा उदारवादी क्यों थे? रीजन ही दिया जाए तो अपनी दूसरी हेडिंग में देख लो इसको। उदारवादियों के उदारता का कारण, अब आपको लग रहा होगा सर आप तो उग्रवाद पढ़ाने वाले थे, तो अभी उदारवादी चल रहा है। नहीं, अपन ने उग्रवाद पढ़ना शुरू कर दिया, पर उग्रवाद या मिलिटेंट में ये तो पता होना चाहिए ना कि ये उग्रवादी लोग कुछ पिछले वाले लोगों के प्रति क्या ख्याल रखते थे। तो इन्हें ये लोग इनकी टाइम पीरियड को पीरियड ऑफ पॉलिटिकल बेगिंग कहते थे, उसका मैंने कारण आपको बताया। बट द पॉइंट इज कि अब यहीं पर एक और क्वेश्चन निकल के आया पढ़ाते पढ़ाते, मैंने सोचा नहीं था
पर एक क्वेश्चन निकल के आएगी, ये लोग इतने लिबरल थे क्यों? कभी ये नहीं लगता आपको? क्या रीजन हो सकते हैं? पहला रीजन हो सकता है सोशल स्ट्रक्चर। सामाजिक संरचना। अरे भाई, उदारवादियों का सोशल स्ट्रक्चर, उनकी सामाजिक संरचना ऐसी थी कि वो वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के संपर्क में लंबे समय से थे। तो उनको वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न आइडियोलॉजी में सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव लगता था। एक तो ये रीजन, एक साइकोलॉजिकल रीजन है ना, कि वो सब वेस्टर्न एजुकेशन से पढ़े लिखे लोग थे। तो कहीं ना कहीं वो लोग उनके विचारों से, उनकी सिविलाइजेशन से, उनके वैल्यू सिस्टम से बहुत ज्यादा इंप्रेस थे। और वो कंपेयर करते थे उन सबको भारत के जो एक रूढ़िवादी, जो एक ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी, जो सुपरस्टिशन वाला समाज जो है, जो अंधविश्वासी समाज है, उसकी मेंटेलिटी से। तो उन्हें लगता था ब्रिटिशर्स कितने अच्छे हैं। जैसे मैंने पिछले क्लास में भी आपसे चर्चा की थी कि भाई भारतीय समाज में जहां हम सती प्रथा कर रहे हैं, जहां हम विधवाओं को पुनर्विवाह नहीं करने दे रहे हैं, वहीं पर वो लोग उस समय पर ब्रिटिशर्स लिबरल, लिबर्टी, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, इसकी बात कर रहे थे। तो ये लोग इंप्रेस हुए, ये एक सच्चाई। तो इनका जो सोशल स्ट्रक्चर था, वो सोशल स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह बेस्ड था, पूरी तरह आधारित था ब्रिटिश सिविलाइजेशन या कल्चर। एक तो ये, दूसरा, एक तो ये, दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि उस समय जो जो इनका ये मानना था कि अब भारत इतने लंबे समय का गुलाम रहा है, अब एक नया राष्ट्र बनेगा, तो इस नए राष्ट्र में, इस नया जो एक देश बना, क्योंकि देश जैसा तो कुछ था ही नहीं ना पहले। भाई मैंने आपको क्या बोला कि भारत या राष्ट्र जैसा कुछ था ही नहीं पहले, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बोला। हम तो अपनी जाति, धर्म, वर्ग, भाषा, क्षेत्र, इसमें बटे हुए लोग थे ना। राष्ट्र जैसा कहां पर कुछ था? कहीं पर कुछ नहीं था। तो पहली बार राष्ट्र जैसा कुछ बन रहा है, सब लोग यूनाइट हो रहे हैं, कलेक्टिवली ये एक कॉमन एफर्ट लगा रहे हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है। तो इस नए नए बनते हुए राष्ट्र को ब्रिटिशर्स के मार्गदर्शन की, उनके संरक्षण की, उनकी सुरक्षा की, उनके सहयोग की जरूरत है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कैपेबल है हर चीज में हमें गाइड करने के लिए। ऐसा इनका मानना था। तो ये लोग ब्रिटिशर्स को एक गाइड की तरह, जो ब्रिटिश के प्रति इनका माइंडसेट था, ये ब्रिटिशर को एक गाइड की तरह, एक प्रोटेक्टर की तरह देख रहे थे। फॉर ए न्यू नेशन, एक नवीन राष्ट्र की। क्लियर है? तो ये आपको बताऊंगा इस वजह से अच्छा, एक चीज और, एक चीज और, कहीं ना कहीं पिछली क्लास आपको याद हो यदि, तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड था, और उस ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में जो थर्ड फेज, जिसकी चर्चा मैंने पिछली क्लास में की थी, उसका भी इंपैक्ट था। भाई भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो तीसरा चरण था, ब्रिटिश कॉलोनिज्म का जो थर्ड फेज था, उसमें ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? उसमें ब्रिटिशर्स ने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर काम किया था, एजुकेशन सिस्टम को भी तैयार किया था। तो इनको ये लग रहा था कि हमारे यहाँ जो भी आज इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ जो भी आज मॉडर्न एजुकेशन है, हमारे यहाँ जो भी आज बेसिक डेवलपमेंट हो रहा है, ब्रिटिशर्स के कारण हो रहा है, नहीं तो ये सब हो नहीं पाएगा। तो इसलिए भी ये कहीं ना कहीं उनका फेवर कर रहे थे। तो आप ये कह सकते हो कि डेवलपमेंट ड्यूरिंग
थर्ड फेज ऑफ कॉलोनियलिज्म मतलब उपनिवेशवाद के तृतीय चरण के दौरान का विकास। कल बताया था ना मैंने आपको पिछली क्लास कि भाई ब्रिटिशर्स भारत में लूट मचा रहे थे, ब्रिटिशर्स भारत को लूट रहे थे। अब लूट रहे थे तो उस पीरियड को बोलते हैं कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद। तो अलग अलग फेज में अलग अलग तरह से ब्रिटिशर्स ने भारत को लूटा। तो पहले फेज में अलग तरह से लूटा, सेकेंड फेज में अलग तरह से लूटा, ये जो थर्ड फेज था इसमें चूंकि भारत में 1857 की क्रांति हो चुकी थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो अंग्रेजों को पता था भारतीय लोग हमसे नाराज, तो अंग्रेज और दूसरा पिछले दो फेजेस में ब्रिटिशर्स भारत से अच्छा खासा पैसा भी कमा चुके थे। तो ब्रिटिशर्स को चाहिए था कि वो जो हमने पैसा कमाया है उसे हमें कहीं इन्वेस्ट भी करना है ताकि हमें रिटर्न मिले, इंटरेस्ट मिले। तो एक काम करते हैं, भारत में इन्वेस्ट करते हैं, भारत में अच्छा डेवलपमेंट कर देते हैं, रेलवे का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। भारतीयों कहेंगे देखो हम अपना पैसा तुम्हारे देश में लगा रहे हैं तो उस पर इनसे इंटरेस्ट भी ले लेंगे इनके खजाने से, तो हमारा पैसा क्या हो गया, इन्वेस्ट हो गया। जो हमने यहीं से कमाया है वो हमने इन्हीं को ब्याज पे दे दिया। दूसरा, इंडियन लोगों को लगेगा देखो ब्रिटिशर्स है तो हमारे यहाँ कितना डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब उनका जो हमारे खिलाफ एक विरोध है, जो रेसिस्टिव अप्रोच है वो बदल जाएगा। और तीसरा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो उसका उपयोग हम अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए करेंगे। भाई रेलवे होगा तो कच्चा माल फैक्ट्री तक आसानी से जाएगा, फैक्ट्री से तैयार माल मार्केट तक आसानी से जाएगा। तो इतने सारे अप्रोच के क्रम में इन्होंने थर्ड फेज शुरू किया था कॉलोनियलिज्म का। तो इसका भी कहीं ना कहीं इन लिबरल्स पर असर था, जिस वजह से वो भारत के लिए ब्रिटिशर्स को जरूरी मान रहे थे। ओके, तो ये दो बातें हमने आज डिस्कस करी। पहले तो कि इस चरमपंथी उग्रवादी या मिलिटेंट ग्रुप का उदारवादियों के प्रति क्या माइंडसेट था वो मैंने आपको बताया। आपका क्या अप्रोच होना चाहिए वो भी मैंने बताया प्रॉपर फ्लो चार्ट के माध्यम से। दूसरा, इन लोगों का इतना लिबरल होने की क्या वजह थी वो भी मैंने बता ही दिया। अब आते हैं उग्रवाद पे। तीसरी हेडिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ द मिलिटेंट। अब उसकी बात करें तो इंट्रोडक्शन में आपको पहली बात तो ये लिखनी है कि मिलिटेंट आइडियोलॉजी वह आइडियोलॉजी थी जो कि इंस्टेंट चेंज चाह रही थी, कोई ग्रेजुअल चेंज नहीं चाह रही थी, जैसा मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था मॉडरेट की तरह। देखो पिछली क्लास पढ़ लेना भैया, देख लेना, फिर इस लेक्चर में मजा आएगा आपको। मॉडरेट्स जो पुराने वाले लोग थे वो कह रहे थे धीरे धीरे हो जाएगा, संवैधानिक तरीके से सब ठीक हो जाएगा। इनका था नहीं नहीं धीरे धीरे नहीं चाहिए, अब भी चाहिए, अब भी इंस्टेंट, अब भी इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। इंस्टेंट या इमीडिएट रिजल्ट, चेंज या रिफॉर्म, ये लोग समर्थक थे, ये इनकी आइडियोलॉजी थी। और इस आइडियोलॉजी को लेते हुए इनका राइज हुआ आफ्टर 1905, 1905 की बात ही प्रकाश में। और इसमें यदि आप लीडर देखो, इनके प्रमुख लीडर यदि आप देखो तो उसमें आपको लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, अरविंदो घोष, अरविंदो घोष, ठीक है, मतलब लाल बाल पाल जिसे अपन बोलते हैं, ये मेन लीडर थे। ये इंट्रोडक्शन है, ये है इंट्रोडक्शन कि भाई एक ऐसी विचारधारा जो तुरंत
तात्कालिक परिवर्तन में भरोसा रख रही थी, जिसका उद्भव, जिसका राइज कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला 1905 के बाद, जिसके प्रमुख लीडर थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। ठीक, ये हो गया इंट्रोडक्शन। पर इसके राइज का भी तो कोई कारण होगा, कुछ फैक्टर्स, कुछ कॉजेस होंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ द मिलिटेंट आइडियोलॉजी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये लोग कभी थे नहीं कांग्रेस में, या इनके इस तरह के ख्यालात पहले नहीं थे। तो थॉट तो ऐसे ही थे, आइडियोलॉजी, विचार तो ऐसे ही थे, थिंकिंग तो ऐसी ही थी, पर अभी तक कुछ बोल नहीं रहे थे, अभी तक कुछ कर नहीं रहे थे। पहली बार बोले, पहली बार करे 1905 के बाद। तो क्यों करने की जरूरत है, इनका डोमिनेंस क्यों शुरू हुआ? तो चौथी हेडिंग हम देखेंगे, कॉज। ये भी आ सकता है सीधे एग्जाम में, या रीजन। जिसकी वजह से राइज हुआ मिलिटेंट का। पहला रीजन है दोस्तों, फेल्यूर ऑफ मॉडरेट। कहीं ना कहीं है ना, उदारवादियों की विफलता। कई सारे लेवल पे विफलता है। 20 साल में तुमने क्या किया? केवल 1892-93 के दौरान इंडियंस का थोड़ी सी हिस्सेदारी लेजिस्लेशन में बढ़वा दी, बस। केवल आईसीएस का एग्जाम इंडिया ब्रिटेन दोनों में होगा, इसकी मांग उठा ली, बस। भारत के खजाने से ब्रिटिशर्स जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसकी जांच के लिए एक बेलवी कमीशन बनवा दिया, बस। 20 साल में इतना। कई मोर्चों पर फेल हुए ना तुमने डाउट किया, तुमने संशय किया कॉमन इंडियन सोसाइटी के टेम्परामेंट पर, उनके मेंटल स्टेटस पर। किया कि नहीं किया? तुमने उन्हें आंदोलन से, अपनी बातों से, अपने अभियानों से नहीं जोड़ पाए। आपका सोशल बेस बहुत कमजोर था। ये था ना इनका फेल्यूर। नंबर सेकंड, मॉडरेट्स का। कल पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। मॉडरेट का दूसरा फेल्यूर क्या था? कि तुम केवल एलीट ग्रुप को एड्रेस कर रहे थे, क्योंकि तुम्हें यह लगता था कि हमारा जो तरीका है वो केवल पढ़े लिखों को समझ में आएगा। तीसरा, तुम ब्रिटिशर्स के रियल फेस को उजागर नहीं कर पाए जनता के सामने। रियलिटी ऑफ ब्रिटिशर्स नहीं समझे। यू कंसीडर देम एज ए बून फॉर द सोसाइटी ऑफ इंडिया, द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड फॉर द इंडिया। तुमने उनको भारतीय लोगों के लिए भगवान का आशीर्वाद और ब्लेसिंग के रूप में देखा, वरदान के रूप में देखा। मीन्स यू फेल्ड। आप फेल हो गए, आप असफल हो गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कहीं ना कहीं ये जो विफलता है, और देखो, चूंकि इनके इन पॉइंट्स पे हम कल डिस्कस कर चुके, इसलिए मैं बोर्ड पे हम नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं कल डिस्कस कर चुका हूं पुराने लेक्चर। बस मैंने ये हेडिंग डाल दी कि उदारवादी फेल हुए, तभी तो उग्रवाद का उदय हुआ ना, उद्भव हुआ ना। और क्यों होगा भाई? दूसरा 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 दूसरा, ये तो फेल हुए, साथ ही साथ एक राजनीतिक निराशा भी थी। बोले तो पॉलिटिकल डिससेटिस्फेक्शन। सॉरी, पॉलिटिकल डिससेटिस्फेक्शन क्यों? वही इन भाई साहब लोगों के एफर्ट्स के बाद राजनीतिक स्तर पर, पॉलिटिकल लेवल पर क्या चेंज हुआ? 1893, 1892 सॉरी, फिर 93 में परिवर्तन हुआ, बस। इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं।
तो नो मेजर पॉलिटिकल रिफॉर्म, नो मेजर पॉलिटिकल रिफॉर्म, बड़े बड़े राजनीतिक सुधारों की कमी। तीसरा, बहुत, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन पॉलिसी। लॉर्ड कर्जन की नीतियां, क्या नीति थी लॉर्ड कर्जन की भाई? वायसराय लॉर्ड कर्जन, क्या पॉलिसी थी उसकी? नंबर वन, जो कलकत्ता नगर निगम था, कलकत्ता नगर निगम, उसमें जो भारतीय थे उनकी संख्या कम कर दी, नंबर वन। नंबर सेकेंड, नंबर सेकेंड, जब इनके महाराज आ रहे थे, एडवर्ड सप्तम, एडवर्ड सेवन जब भारत आ रहा था, तो उसके स्वागत में बड़े दिल्ली दरबार का आयोजन किया 1903 में। भारत भुखमरी से, अकाल से, फेमाइन से, सूखे से, इससे प्रताड़ित था, बीमारियों से प्रताड़ित था। इंडियन सोसाइटी को वेलफेयर स्कीम नहीं दे रहा, उसके लिए पैसा नहीं है, पर इनके एडवर्ड सेवन आ रहे हैं तो उनके लिए बड़ा आयोजन हो रहा है। उससे इंडियन सोसाइटी में गुस्सा। नंबर तीन, प्रेस मीडिया जो इसकी नीतियों के खिलाफ बोल रही थी, उस प्रेस और मीडिया के ऊपर तरह तरह की सेंसरशिप। नंबर फोर, एजुकेशन, जिसमें इंडियन सोसाइटी की बुद्धि, उनका माइंडसेट, उनका थॉट प्रोसेस ओपन हो रहा था, अच्छा हो रहा था, बेहतर हो रहा था। उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल आप सभी जानते हो भाई। रेले कमीशन इसी के टाइम पे आया था ना, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे तो रेले कमीशन आया था। रेले कमीशन ने रिकमेंडेशन जो दी थी, क्या दी थी रिकमेंडेशन? कि भारत में जितने भी यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। वाह भाई, सरकारी नियंत्रण में शिक्षा दोगे आप, तो आप वो वाली शिक्षा दे रहे थे इंडियंस को जो तुम्हारे बेनिफिट्स के लिए, तुम्हारे लिए बेनिफिशियरी थी। ये चार बातें। नंबर पांच, एक दीक्षांत समारोह हो रहा था यूनिवर्सिटी में, वहां पर इंडियन एजुकेशन, इंडियन कल्चर के बारे में बुरा भला बोला गया इसके द्वारा, उसका मजाक बनाया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब का मजाक बनाया इसने, हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाया इसने। और नंबर छह, जो कि आखिरी है, वो है बंगाल का विभाजन, जो कि इसने धर्म के आधार पर किया, रिलीजन के आधार पर किया, कम्युनल बेसिस पर किया। ये पांच छह वजह थी जिसके कारण इंडियन सोसाइटी में, खासकर इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स में एक गुस्सा था, एक असंतोष था इसको लेकर। और इस बात पे असंतोष था, इस बात पे गुस्सा था कि जो मॉडरेट्स हैं, ये मॉडरेट्स, ये अभी भी इनकी जी हजूरी क्यों कर रहे हैं? ये अभी भी पिटीशन, प्रेयर, पीसफुल प्रोटेस्ट, इसका रास्ता क्यों अपना रहे हैं? क्लियर है? तो ये जो लॉर्ड कर्जन है, इसके मैंने 6 पॉइंट बताया आपको, 6। पहला क्या बताया है मैंने? कलकत्ता नगर निगम वाला पॉइंट, कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, उसमें इंडियन की संख्या कम कर दी, भारतीयों की संख्या कम कर दी, नंबर वन। नंबर सेकंड, दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार का आयोजन, जो सेकंड दिल्ली दरबार हुआ था,
1903। कब? जब एडवर्ड सेवन आया था भारत, एडवर्ड सप्तम बोलते हैं, ठीक? वो करवाया। भारत की जनता अकाल, भूखा, भूखमरी, सूखा से प्रताड़ित थी, ये भैया खर्चा कर रहे थे। अगला क्या बताया मैंने? प्रेस, मीडिया के ऊपर सेंसरशिप, के ऊपर कंट्रोल। चौथा, यूनिवर्सिटी एक्ट, हिंदी में कहते हैं विश्वविद्यालय अधिनियम। क्या है इसके टाइम पे, जहां पर इसने यूनिवर्सिटीज पर गवर्नमेंट के, सरकार के नियंत्रण को, कंट्रोल को बढ़ावा दिया। पांचवा, छह बताया था ना मैंने, पांचवा क्या बताया था? प्रेस हो गया, यूनिवर्सिटी, यस। इसके जो कमेंट थे, इसकी जो कमेंट्री थी, जहां इसने अपमान किया, ह्यूमिलिएशन किया, किसका? हमारे रिलीजन, हमारे सेंटिमेंट, हमारे थॉट, हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट, उसका। और छठवा, पार्टीशन ऑफ बंगाल। आप सभी जानते हैं बंगाल का पार्टीशन, बंगाल का विभाजन इसने धर्म के आधार पर किया, संप्रदाय के आधार पर किया, कम्युनल बेसिस पर किया, जो कि इनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, फूट डालो और शासन करो की नीति का रिजल्ट था, उसका पार्ट था। तो ये तीन बातें, इस वजह से गुस्सा पनपा उग्रवादियों में कि तुम कर क्या रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो अभी भी। तीन। चौथा रीजन कि क्यों मॉडरेट से लड़े ये लोग और अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करी। तीन हुए, चौथा देखो साथियों, रिलीजियस मूवमेंट। धार्मिक आंदोलन, आप सभी जानते हैं कि उस टाइम पीरियड में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। इन धार्मिक आंदोलन कर क्या रहे थे? सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कर क्या रहे थे? हमारे रिलीजन में जो भी सच्चाई है, जो सही बातें हैं, जो उसकी एक्चुअल टीचिंग है, उसे पब्लिक तक पहुंचा रहे थे। मतलब हमारे रिलीजन का करेक्ट इंटरप्रिटेशन कर रहे थे जनता के सामने। जनता को बोल रहे थे कि धर्म की जो व्याख्या तुम्हारे सामने अभी तक की गई है पंडितों द्वारा, मौलवियों द्वारा, वो उन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए की है, मतलब गलत इंटरप्रिटेशन किया है। किसी के धर्म में कोई बुराई नहीं है, सभी धर्म अच्छी बातें बता रहे हैं और वो अच्छी बातें सुधारक लोग, रिफॉर्म जनता तक पहुंचा रहे थे। तो इस सब से जो यूथ था उस समय का, वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ, अपने धर्म की तरफ वापस लौटा। यूथ का अटैचमेंट, लगाव धर्म से बढ़ गया। उसे पता चला हमारे धर्म में इतनी अच्छी अच्छी बात है, क्योंकि अब रिलीजन का करेक्ट इंटरप्रिटेशन हुआ ना लोगों के बीच में। और ये क्यों हुआ? क्योंकि देखो भाई, समाज या सामाजिक नियम कहीं ना कहीं धर्म से प्रभावित होते हैं। अब जो धार्मिक रूढ़ियां थी, जो रिलीजियस सुपरस्टिशंस थे, उन आधार पर हम सोशली एक दूसरे से दूर जा रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे। और सोशली जब हम लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो क्या हम ब्रिटिशर्स से प्रॉपर लड़ाई लड़ पाएंगे, उनका सामना कर पाएंगे? नहीं। तो इसलिए हमारे देश में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चले, ताकि रिलीजन और सोसाइटी के लेवल पर जो भी बुराइयां हैं, कमियां हैं, या जो मिस इंटरप्रिटेशन है, उसको ठीक करें, लोगों को यूनाइट करें, तब जाके वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेंगे। तो जब ये सब चल रहा था भारत में, तो जो हमारा यूथ था वो इस रिलीजियस मूवमेंट से, इस रिलीजियस रिफॉर्म से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ। जैसे आप देखते हैं बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने कहा कि गणेश उत्सव समिति, शिवाजी महोत्सव, इस सब के माध्यम से लोगों को हम यूनाइट करेंगे और अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करेंगे।
तो इन लोगों ने सोशल जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चले थे, इन्होंने इंस्पायर किया इंडियन यूथ, भारतीय युवाओं को प्रोत्साहित किया और उन्होंने यूनाइट किया किसको? सोसाइटी को, समाज को। किसके थ्रू? बाय रिलीजियस ओकेशन, प्रोग्राम्स, एसोसिएशन, उसके। तो जब रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चले तो यूथ इंस्पायर हुआ और यूथ ने रिलीजियस इवेंट ओकेशंस इसके माध्यम से लोगों को जोड़ा अंग्रेजों के खिलाफ। और इन यूथ में ये उग्रवादी लोग ज्यादा थे। कितने हो गए? 4 हो गए। अपन पढ़ रहे हैं क्यों, कैसे हुआ राइज एक्सट्रीमिस्ट का। 1 2 3 और ये 4 हो गए। 5। आत्मसम्मान व आत्म बलिदान। सेल्फ एस्टीम एंड सेक्रीफाइस। ये जो सामाजिक धार्मिक आधार पर जो रिफॉर्म चल रहे थे हमारे देश में, उसमें हमारे समाज सुधारकों ने किया क्या? उन लोगों ने हमारी सोसाइटी को बताया कि हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर किसी से कम नहीं है। ये जो अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, ये कोई हमसे ग्रेट नहीं है, कोई हमसे सुपीरियर नहीं है, तो हम इनके गुलामी को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? इन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में जो हमारे समाज सुधारक थे, उन्होंने सोसाइटी को बताया कि हमारा पास्ट, हमारा अतीत, हमारा हिस्ट्री कितना ज्यादा गौरवशाली है। हमारे देश में हर चीज हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता जैसी सिविलाइजेशन हुई है, सारे वेद पुराण उपनिषद यहां पर तैयार हुए हैं, संसार को स्पिरिचुअलिज्म हमने दिया है। ग्रेटनेस ऑफ कंट्री, ग्रेटनेस ऑफ अवर कल्चर, ग्रेटनेस ऑफ अवर पास्ट, ग्रेटनेस ऑफ अवर हिस्ट्री, ये सब बताया उन्होंने समाज को, ताकि समाज के अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम, ये सब डेवलप हो सके और लोग कहें कि हम इनके गुलाम बन के क्यों रहे हैं भाई। बोलते हैं ना, ग्लोरी ऑफ द पास्ट, अतीत की गौरवशाली व्याख्या, ग्लोरी ऑफ द पास्ट। दे ग्लोरीफाइड पास्ट, दे ग्लोरीफाइड इंडियन कल्चर, दे ग्लोरीफाइड इंडियन रिलीजन। भारतीय अतीत, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, यहां पर जितने भी धर्म हुए उनकी गौरवशाली व्याख्या। समझ रहे हो? तो यूथ मोटिवेट हुआ कि साला हमारे देश में हर चीज तो है, धर्म हमने दिया, स्पिरिचुअलिटी हमने दी, सिविलाइजेशन हमने दी, हर चीज हमारे यहां है, तो फिर हम इनसे दबके रह क्यों रहे हैं? एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ एस्टीम, ये वाला थॉट पैदा हुआ यूथ। हथियार उठा लिए। तो 1 2 3 4 5, 5 बताए, 6वां देखो क्यों हुआ राइज एक्सट्रीमिस्ट का, एक्सट्रीमिज्म का, मिलिटेंट्स का। इंटरनेशनल इवेंट,
या इंसिडेंट मतलब अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, अंतरराष्ट्रीय घटना। और साथियों 1896, 1899, 1904। इथोपिया द्वारा इटली की हार, डच द्वारा ब्रिटिश हार, जापान द्वारा रूस की। इथोपिया ने इटली को हरा दिया, डचों ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया, जापान ने रशिया को हरा दिया। उस समय रशिया बहुत पावरफुल था, और भी पावरफुल। जब इंटरनेशनल लेवल पर ये हो रहा था तो हमारे यहाँ का यूथ बोल रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। ये छोटे छोटे देश, इथोपिया इटली को हरा दे रहा है। उस समय इटली कितना पावरफुल था। छोटा सा डच ब्रिटिशर्स को हरा दे रहा है, जिस ब्रिटिशर्स का पूरे दुनिया पे शासन चल रहा है। जापान जो है वो रशिया को हरा दे रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं भाई। तो इतने सारे रीजंस, इतने सारे कॉजेस जिसकी वजह से राइज ऑफ मिलिटेंट और एक्सट्रीमिस्ट आपको देखने को मिला। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ये पॉइंट आपको स्पष्ट होना। एक और कर ही लो यार, मेरा मन नहीं मान रहा। चलो रहने दो, हो गया, मैंने यहां बता ही दिया उसको। मतलब एक और ये था कि भाई भारत में कितने से ज्यादा नेचुरल डिजास्टर, फेमाइन, प्लेग, बीमारियां, ये सब कितना फैल रहा था। और ब्रिटिशर्स उसके लिए कर क्या रहे थे। नो रिफॉर्म, नो वेलफेयर। इस सब के कारण भी गुस्सा था। तो खैर आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसी क्या वजह थी कि ये लोग मुखर हुए, ऐसी क्या वजह थी कि ये लोग एग्रेसिवली अपनी बातों को रखने के लिए प्रेरित हुए। वो रीजन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 हेडिंग हो गई। पर्पस, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, 5वीं हेडिंग। अब इनका क्या ऑब्जेक्टिव है भाई जीवन में, इनका क्या गोल है लाइफ को लेके। अब कल की क्लास याद करो, कल की क्लास से कंपेयर करो इसको। इनका उद्देश्य क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका गोल क्या है, क्या गोल है इनका। वो लोग तो कह रहे थे ब्रिटिशर्स आर दी बून फॉर द इंडियन सोसाइटी, दे आर द ब्लेसिंग फॉर अस। हमें आजादी नहीं चाहिए, हमें रिफॉर्म चाहिए, स्वतंत्रता नहीं, सुधार चाहिए। ब्रिटिशर्स को भगाना नहीं है इस देश से, वो लोग रहे, बस इंडियंस को भी पार्टिसिपेशन दें शासन में, प्रशासन में, गवर्नमेंट में, है ना। ये लोग कह रहे हैं फालतू बात नहीं होना चाहिए। दे आर कर्स फॉर द इंडियन सोसाइटी, वो भारतीय समाज के लिए अभिशाप है, वरदान नहीं है। निकालो मैंने आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, स्वराज चाहिए, ये वाला थॉट था इनका। स्वराज चाहिए, स्वतंत्रता, स्वाधीनता चाहिए। नंबर 6 योगी ऑब्जेक्ट बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं कि उनके ऑब्जेक्टिव ऐसे क्यों थे और इनका क्यों है, वो तो आपको दिख ही रहा है। ये समझ चुके थे ना कि ब्रिटिशर्स क्या है, ये समझ चुके थे, ये देख रहे थे इतने सारे इंसिडेंट। इनने कहा नो, ये कोई भगवान के अवतार नहीं है हमारे लिए, हमें तो आजादी चाहिए भैया, हम अपना देश खुद चला लेंगे, तुम जाओ यहां से। That's it. थर्ड, अब पर्पस जैसा होता है वो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी या विचारधारा का ही तो रिजल्ट होता है ना। क्या विचारधारा थी इनकी,
उनकी क्या थी? उनकी ब्रिटिशर्स भारत के लिए वरदान है, ब्रिटिशर्स के प्रति कृतज्ञता, लॉयल्टी, भारतीयों के उस पर भरोसा नहीं था। ठीक है भाई, क्रमिक सुधार, ग्रेजुअल चेंज लाएंगे, संवैधानिक सुधार करेंगे, आजादी नहीं चाहिए, ये सब था इनकी विचारधारा में। नंबर 1, ब्रिटिश शासन अभिशाप है हमारे लिए, क्लियर था? ब्रिटिश रूल कर्स फॉर इंडिया, दैट्स इट। नंबर 1, सीधी बात, नो बकवास। मतलब ब्रिटिशर्स को भारत से निकाल फेंकना है, सीधा एजेंडा, अपोज करना है उनका, सीधा एजेंडा। नंबर 1। नंबर 2, जो इंडियंस है उन पर इन्हें फुल फेथ था, भारतीयों पर पूर्ण विश्वास। पूरा भरोसा, क्योंकि इनका तरीका क्या था? त्वरित त्वरित त्वरित, इमीडिएट रिजल्ट, या रिवॉल्यूशनरी चेंज, मतलब क्रांतिकारी। तो इनको लगता था कि बिना जन समर्थन के हम क्या ही क्रांति करेंगे, तो जनता को कनेक्ट किया इन्होंने, यूथ को, महिलाओं को, गरीबों को, निचले तबके को, सबको कनेक्ट किया इन्होंने। इन्होंने उनके जैसे खुद को नहीं रखा कि इंडियन सोसाइटी कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर थॉट, आवर आइडियोलॉजी, आवर माइंडसेट, आवर टेम्परामेंट, ऐसा नहीं कहा। ओके, और इनके अंदर वही जो मैंने कहा, स्वावलंबन का भाव था, सेल्फ रिलायंस। स्वावलंबन, सेल्फ रिलायंस, जो कि इंडिपेंडेंट होने से आता है। जब हम इंडिपेंडेंट होंगे, अच्छा एक चीज हो, एक्चुअली इन्होंने क्या किया था, इनकी आइडियोलॉजी ये थी कि इन्होंने बाइकॉट किया ब्रिटिशर्स को, बहिष्कार, और इन्होंने स्वदेश को बढ़ावा दिया, स्वदेशी। इनका ये कहना था कि हम ब्रिटिशर्स का करेंगे बाइकॉट, मतलब बहिष्कार, हम उनका कोई प्रोडक्ट नहीं लेंगे, हम उनकी कोई सर्विस नहीं लेंगे। जब उनका हर तरह से भारत में बाइकआउट हो जाएगा तो भारत में वो फिर रहेंगे क्यों, जब यहां से कुछ मिलेगा ही नहीं तो। और जब हम उनकी हर चीज का बाइकआउट कर रहे हैं तो हम अपनी नीड, हम अपनी रिक्वायरमेंट कहां से पूरी करेंगे? स्वदेशी मॉडल से। हम अपना कपड़ा खुद बनाएंगे, हम अपने शिक्षण संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुद बनाएंगे, हम सब कुछ खुद करेंगे। तो ब्रिटिशर्स का बाइकआउट करेंगे ताकि उन्हें भारत से कुछ ना मिले और वो यहां से जाने के लिए मजबूर हो जाएं। एट द सेम टाइम खुद की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे स्वदेशी मॉडल से, और यहीं से आएगा क्या? सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिलायंस, स्वावलंबन, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। जब हम सब खुद कर सकते हैं, अपने देश को चला सकते हैं, तो हम किसी के गुलाम क्यों बने? ये थॉट इनके अंदर था। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ये पॉइंट आपको स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहां हमने क्या करेगा, ये 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 और ये दोनों बचा है, तीन। एक एक मिनट, 5-7 मिनट और चाहिए मुझे आपके पास।
और एक चीज और कि जो कुछ भी करेंगे वो धर्म के आधार पर करेंगे। मतलब इन सब ने धर्म को, मतलब धार्मिक भावना से जोड़ा, रिलीजियस सेंटिमेंट से लोगों को जोड़ा, यूनाइटेड द सोसाइटी। थ्रू रिलीजन। धर्म के माध्यम से समाज का एकीकरण, जो मैं पीछे बता चुका हूं। ये सब इनके ख्यालात थे, ये सब इनकी आइडियोलॉजी। 6 हो गए, 7वां। तो अब आपसे कोई पूछे कि कार्य पद्धति बताओ भाई, बताओ भाई कार्य पद्धति एक्सट्रीमिस्ट की, क्या बोलोगे? स्वदेशी, बहिष्कार, क्रांति। स्वदेशी को बढ़ावा देंगे, इंडिजीनियस प्रोडक्ट को बढ़ावा देंगे, ब्रिटिशर्स को बायकॉट करेंगे और रिवॉल्यूशन लाएंगे। इसी को कहा जाता है निष्क्रिय विरोध। पैसिव रेसिस्टेंस। अब आप बोलोगे सर निष्क्रिय विरोध क्या है, पैसिव रेसिस्टेंस क्या है? अरे भैया मैं निष्क्रिय हूं, मतलब मैं तुम्हारे प्रोडक्ट को खरीद नहीं रहा हूं, मैं तुम्हारी सर्विसेज को ले नहीं रहा हूं, तो मैं तुम्हारे प्रति निष्क्रिय हो गया ना। और ऐसा निष्क्रिय रहते हुए मैं तुम्हारा विरोध कर रहा हूं, बायकॉट कर रहा हूं, तुम चले जाओगे हमारे देश से, रहोगे ही नहीं। हम तुम्हारे लॉ एंड ऑर्डर, हम तुम्हारे प्रोडक्ट, हम तुम्हारी सर्विसेज, हम तुम्हारे गवर्नेंस के प्रति कॉपरेशन दिखाएंगे ही नहीं, निष्क्रिय रहेंगे। तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, कभी आपको लगे सर कार्य पद्धति तो इतनी छोटी है कि इनका मेथड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या था वो बताओ, तो क्या हम इतना सा लेके आएंगे? अरे उसको यहां से कनेक्ट कर देना, विचारधारा भी ऐड कर देना कि ये वाली विचारधारा थी, आइडियोलॉजी थी, तभी तो ये कार्य पद्धति थी। आंसर बड़ा कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन आता है इनकी यार उपलब्धियां क्या है, इनने क्या अचीव कर लिया? क्या अचीव कर लिया? पहला अचीवमेंट तो ये है ना कि समाज को यूनाइट कर लिया, सोशल बेस इनका ज्यादा स्ट्रांग था। सामाजिक आधार इनका ज्यादा मजबूत था एज कंपेयर टू मॉडरेट्स। जहां इन्होंने यूनाइट किया, जोड़ा अपने साथ महिला को, युवाओं को, यूथ को, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को। अब आप खुद सोचो ना, जब यूथ जुड़ जाता है तो मोमेंटम क्रिएट होता है, एनर्जाइज हो जाता है आंदोलन। एक तो ये, दूसरा पिक्चर कितना बड़ा हो गया भाई, ठीक है 5 मिनट और अपन खींच सकते हैं और अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। कई बार डर होता ना ज्यादा बड़ा भी ना हो जाए, नहीं तो आप दिखते ही नहीं हो बहुत बड़े बड़े, आपके साथ भी दिक्कत। ये भी देखना पड़ता है हमें कि भाई बहुत बड़ा ना हो जाए कि कितनी काम का बता दो, बच्चा बोलेगा अरे यार अब इतना बड़ा कौन देखे। तो एक उपलब्धि ये, क्यों तुम्हें ये नहीं लग रहा कि जो ये लोग कर रहे हैं इससे कहीं ना कहीं गांधीयन मूवमेंट का बेस तैयार हो रहा है? 1920 में जब गांधी ने भारत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया, तो उसमें गांधी भी क्या बोल रहे थे कि अंग्रेजों को असहयोग करो, अंग्रेजों के प्रति असहयोग की नीति अपनाओ, ब्रिटिशर्स के प्रति नॉन कॉपरेशन की पॉलिसी अपनाओ, मतलब उनके प्रोडक्ट मत खरीदो, उनकी सर्विसेज मत लो, उनका ओवरऑल बॉयकॉट करो, बहिष्कार करो।
तब जाके वो लोग यहां से जाएंगे और हम स्वदेशी को बढ़ावा दो, इंडिजिनियस प्रोडक्ट को बढ़ावा दो, सेल्फ रिलायंस, आत्मविश्वास, सेल्फ एस्टीम आएगा। तो कहीं ना कहीं वो ये लोग कह चुके थे, गांधी ने बस उसको नेशनल लेवल पे लेके गए, या मैं यूं कहूं ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली जनता के सामने रखा। तो हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं बेस फॉर गांधीयन मूवमेंट गांधीवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। ठीक है, और क्या, समाज में कॉन्फिडेंस बढ़ा, मतलब वही सेल्फ रिलायंस, आत्मविश्वास बढ़ाया इन लोगों ने, स्वावलंबन बढ़ा, इन्होंने ब्रिटिशर्स की जो रियलिटी है, वास्तविकता, उसको जनता के सामने लेके आए, आप ये कह सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट को मोमेंटम दिया। मतलब राष्ट्रवादी आंदोलन को ऊर्जा। उसको गति प्रदान करे। अच्छा, इनकी भी कुछ तो सीमाएं होंगी ना, कुछ तो इनकी भी कमियां होंगी, नो भी हेडिंग है ना, सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन क्या, कम्युनलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं भाई, सांप्रदायिक, इनकी पहली लिमिटेशन। क्यों भाई, अरे ये लोग धर्म का सहारा ले रहे हैं ना लोगों को यूनाइट करने में। तो जब आप राजनीतिक आंदोलन को धर्म के सहारे करते हो, तो एक धर्म विशेष के लोग तो आपसे जुड़ गए, पर एट द सेम टाइम दूसरे धर्म विशेष के लोगों को लगा कि ये तो धार्मिक लोगों की लड़ाई है, देश की लड़ाई थोड़ी है, वो इनसे दूर हो गए। कहीं ना कहीं आपने राष्ट्र की लड़ाई को धार्मिक लड़ाई बना दिया, एक वर्ग विशेष की लड़ाई बना दिया, एक कम्युनिटी विशेष की लड़ाई बना दिया, वो तो सबकी लड़ाई होना चाहिए थी। कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, ये सब फैला। भाई बाल गंगाधर तिलक जब गणेश उत्सव समिति बनाने की बात कर रहे हैं या शिवाजी महोत्सव मनाने की बात कर रहे हैं, तो हिंदू तो यूनाइट हुआ, मुसलमान को लगा ना कि ये तो अपने धर्म विशेष के लोगों के हित की बात करेंगे, सबके हित की बात थोड़ी करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट की बात थोड़ी करेंगे, कम्युनिटी इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो लोग दूर हुए, टकराव हुए, यहां से कम्युनलिज्म भी बढ़ा, सांप्रदायिकता। इजी सेपरेशन बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश द्वारा आसानी से दमन। अब आप क्रांति करोगे, हिंसा करोगे, तो आपके पास उतना रिसोर्स थोड़ी है कि आप ब्रिटिशर्स को अपोज कर पाओगे, तो ब्रिटिशर्स ने इजीली आपको सप्रेस कर दिया। या आपके पास कोई बड़ा एजेंडा और विजन नहीं था, ये भी एक लिमिटेशन है। नो प्रॉपर विजन और स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म विजन या स्ट्रेटजी। दीर्घकालिक
रणनीति व दृष्टिकोण, नहीं था। और एक और, अब आप बताओ, आप मॉडरेट्स का विरोध कर रहे हो पब्लिक डोमेन, तो कहीं ना कहीं जनता के मन में भी आएगा ना कि हमारे लीडर ही आपस में लड़ रहे हैं, तो यहां से जनता का सपोर्ट नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं पब्लिक फेथ जो है, जनता का विश्वास वो कम होगा। क्यों? कॉन्फ्लिक्ट विथ मॉडरेट, उदारवादियों से संघर्ष। खैर, तो अपनी सबकी सीमाएं हैं, अपनी सबकी कमियां हैं, पर उपलब्धियां ध्यान रखनी है, क्योंकि सबका अपना योगदान है इस देश को आजाद कराने, ये भी ध्यान रखना है। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको 9 पॉइंट्स पढ़ा दिए। मॉडरेट्स, मिलिटेंट, इनको आपस में कनेक्ट भी कर दिया। आशा है, उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। समझ में आता है तो कमेंट करके फीडबैक देना होता है, ठीक है? अच्छा लगता है पढ़ाने वाले को कि मेहनत सफल हुई। और यदि मेरी टेलीग्राम आईडी से जुड़ना चाहते हो और अभी तक ना जुड़ पाए हो, तो ये लीजिए @SUNELSHROTI, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। अभी तक ना जुड़े हो तो जुड़ जाइए। यहां पर मेरी यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस होती हैं उसकी लिंक आपको मिलेंगी, क्लास के बाद की पीडीएफ यहां मिलेंगी, ठीक? और साथियों, इनमें से कुछ भी आएगा आप लिख पाओगे। और एक क्वेश्चन आया हुआ है, आप HPSC 2023 का पेपर देखिए। मेंस में पूछा गया है कि राष्ट्रवादी आंदोलन में उग्रवादी और उदारवादी या नरमपंथी और चरमपंथी, ऐसा कुछ लिखा था, उनमें अंतर। तो क्या आप डिफरेंसेस नहीं बता पाओगे? इतने डायमेंशंस में डिफरेंस बता देना भाई। आप बता देना उनका इंट्रोडक्शन में कुछ और था, इनके में और था। और बता देना उनका कॉज और था, इनका और था। बता देना उनका पर्पस कुछ और था, इनका कुछ और था। बता देना उनकी आइडियोलॉजी कुछ और थी, इनकी कुछ और थी। उनकी कार्य पद्धति कुछ और थी, इनकी कुछ और थी। उनकी उपलब्धियां कुछ और थी, इनकी कुछ और थी। और उनकी सीमाएं कुछ और थी, इनकी कुछ और थी। आप तोड़ दोगे उसको, आप जम के लिख के आओगे, ऐसा मुझे भरोसा है। अब कैसा लगा सेशन, कमेंट करके फीडबैक देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।